नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए सेकंड ईयर होम साइंस। और आप सबका पेपर 4 है। पेपर 4 क्या है? रिसर्च मेथडोलॉजी। जैसा कि आप सबको पता है, आपके 3 पेपर हो चुके हैं, लास्ट आपका पेपर 4 बचा है। तो इसकी तैयारी बहुत तेज़ी से करें। अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि पेपर मंडे को है। तो आप अच्छे से रिविज़न कर लें, अच्छे से तैयारी कर लें, जिससे पेपर में आप अच्छे से लिख सकें। ठीक, तो जैसा कि इसमें लिखा है, पेपर से पहले ज़रूर देखें, सारे वीडियो इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सारे वीडियो रिवीजन करते रहें। इससे पहले जो 2 वीडियो मैंने बनाया, कुछ शारीरिक प्रॉब्लम के कारण जो वीडियो रुक गई थी आपकी, पेपर सॉरी बच्चों, आपकी जो वीडियो मैराथन क्लास 2 रुक गई थी, उसी के बाद ये क्लास आई है। और वो क्लास देख लेना, उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और उसी से संबंधित ये भी वीडियो है। और जो 15 मिनट का वीडियो था, ये लॉन्ग वीडियो होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना। और वो दोनों वीडियो भी आप अवश्य देख लें, मैराथन क्लास। ठीक, देखते हैं क्या है बच्चों। शोध समस्या के विभिन्न स्रोतों के बारे में लिखिए। जो शोध होता है, अर्थात जो रिसर्च होती है, उसकी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है इसकी, इसके स्रोत क्या हैं, इसके बारे में लिखना है। तो शोध की जो समस्या है, उसके स्रोत के बारे में क्या है बच्चों, आगे देखते हैं। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ये प्रश्न जरूर आपके पेपर में देखने को मिलेगा, और आप फिर बोलेंगे कि मैम ने जो पढ़ाया था सेम वही आया है। तो बच्चों, आप सब ये पूरा वीडियो देखना। जो शोध होता है, रिसर्च होता है, वो जो मेथडोलॉजी है, अनुसंधान है, उसकी जो समस्या है, उसका निर्धारण तथा स्थापन कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। यह एक कठिन कार्य है, विशेष रूप से नए अनुसंधानकर्ता के लिए एक अच्छी समस्या को ढूंढ निकालना और भी कठिन है। इस संबंध में अनुभवी अनुसंधानकर्ताओं तथा मनोवैज्ञानिक ने निम्नलिखित स्रोतों या जो आधारों का उल्लेख किया है, जिनके प्रकाश में अनुसंधान के लिए समुचित समस्या को ढूंढ निकालने में काफी सुविधाएं होती हैं। उनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट है आप सबका अनुसंधानकर्ता का गहन अध्ययन एवं प्रवीणता। जो शोध करता है, उसे सबसे पहले अनुसंधानकर्ता का गहन करना, जो अनुसंधान करता है उसके गहन का अध्ययन करना चाहिए। देखते हैं क्या। अनुसंधान के लिए समुचित समस्याओं के ढूंढने का एक महत्वपूर्ण आधार अनुसंधानकर्ता का व्यक्तिगत अध्ययन तथा प्रवीणता। जिस क्षेत्र में उसका अध्ययन गहन होता है और जिसमें वह अपने आप को प्रवीण समझता है, और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसे ढूंढने में उसे सुविधा होती है। गुड आदि ने भी कहा कि नए अनुसंधानकर्ता को चाहिए कि वह जो विद्या विशेष के केवल उस क्षेत्र में समस्या ढूंढने का प्रयास करे जिस क्षेत्र में उसका अध्ययन गहन हो। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले बच्चों, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, जरूर लाइक करें। और उसे प्रवीणता हो, ऐसा करने से समय तथा श्रम की बचत होती है और समुचित समस्या को निर्धारित करने में सुविधा होती है। अनुसंधानकर्ता की अभिरुचि एवं सामर्थ्य समुचित समस्या को निर्धारित करने में व्यक्तिगत अभिरुचि तथा सामर्थ्य से भी सहायता मिलती है। अनुसंधानकर्ता किस विद्या विशेष में जो विद्या विशेष है कि ऐसे क्षेत्र में समस्या को ढूंढता है जिसमें उसकी अभिरुचि हो और जिसमें क्या हो, उसका इंटरेस्ट अधिक होना चाहिए। इसी तरह वह समस्या को ढूंढते समय अपनी सामर्थ्य या बुद्धि को भी ध्यान में रखता है, और वह ऐसी समस्या ढूंढ निकालता है जो न केवल उसकी रुचि के अनुकूल होती है, बल्कि जो उसकी सामर्थ्य यानी बौद्धिता, जो बौद्धिक योग्यता है उसकी, उसके अनुकूल भी होती है। नेक्स्ट है आपका शोधकर्ता की समस्या के स्रोत हैं ये सभी। नेक्स्ट है पहले के अनुसंधान कार्य। इसमें क्या होता है बच्चों, अनुसंधान समस्या को निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत वास्तव में पहले किए गए जो अनुसंधान कार्य हैं, जो पहले किए गए थे अनुसंधान कार्य, उसमें ऐसे महत्वपूर्ण स्रोत वास्तव में शामिल किए गए थे जिसकी क्या होती है,
इंटरेस्ट के साथ जो अनुसंधान करता है वो कार्य करता है। अपनी अभिरुचि के अनुकूल व्यक्ति किसी क्षेत्र का चयन करता है। जैसे कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आपको मान लो आपको होम साइंस में इंटरेस्ट है, तभी तो आप होम साइंस एमए कर रही हैं, नहीं तो क्यों करते आप, है ना। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है उसी के प्रति आप उसी का चयन करते हैं, ठीक। वह निर्णय लेता है कि उसे उसी क्षेत्र में अनुसंधान करना है। जैसा कि मैंने बताया अभी होम साइंस है। अब इसके बाद यदि आप पीएचडी कर रही हैं तो उसी के बारे में रिसर्च करना होगा। आपको कुछ टॉपिक मिलेगा जिस पे आपको रिसर्च करना होता है। और इसके बाद आप सब नेट की तैयारी करेंगे। नेट क्वालिफाई होने के बाद आप सब पीएचडी के लिए क्वालिफाई हैं। फिर आप पीएचडी के दौरान आप जो रिसर्च करेंगे वही आपका इसमें कहा जा रहा है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 4 नंबर अनुसंधान सार। क्या है? अनुसंधान सार। इसमें क्या होता है, जो अनुसंधान समस्या है, अनुसंधान समस्या को निर्धारित करने के लिए यह स्रोत भी बहुत उपयोगी होता है तथा प्रचलित भी है। और अनुसंधानकर्ता जिस क्षेत्र में अनुसंधान करना चाहता है वह उस क्षेत्र से संबंध अनुसंधान सारों का अध्ययन करता है। इस अध्ययन से उसे कोई नई समस्या सूझ जाती है। कभी कभी अनुसंधान सार में ही कोई समस्या निहित रहती है, जिससे जैसे कि आप सबको पता है कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं वो प्रश्न अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपको उसी प्रश्न में उत्तर मिल जाता है, ठीक। उस वैसे इसमें भी कहा गया है। पीवी यंग ने कहा कि नए अनुसंधानकर्ता को चाहिए कि वह अनुसंधान सारों के प्रकाश में समुचित समस्या को ढूंढने का प्रयास करे, ठीक। नेक्स्ट है आपका अनुसंधान पत्रिकाएं। और अनुसंधान पत्रिकाओं में आप सब पढ़ेंगे अनुसंधान पत्रिकाओं के आधार पर भी अनुसंधान समस्या को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। जो पत्रिकाएं होती हैं इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अनुसंधानकर्ताओं की जो पत्रिकाएं हैं इसके द्वारा भी अध्ययन कर सकते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है कि जिनमें भिन्न भिन्न अनुसंधानकर्ताओं के अनुसंधानों के सारांश तथा निष्कर्ष प्रकाशित होते हैं। इनके अध्ययन से भी नए अनुसंधानकर्ताओं को चाहिए कि वे अनुसंधान पत्रिकाओं के आधार पर किसी समुचित समस्या की खोज निकालने का प्रयास करें, ठीक। उसके बाद विश्व ज्ञान कोश है, उसके द्वारा क्या है, अनुसंधान शोध की समस्या का स्रोत में उसमें कहा गया कि अनुसंधान समस्या को निर्धारित करने में विश्व ज्ञान कोश से भी मदद मिल सकती है। जो विश्व ज्ञान कोश है उसके द्वारा भी, जो विश्व ज्ञान की डिक्शनरी है इसके द्वारा भी हमें मदद मिल सकती है। अनुसंधानकर्ता जिस विषय में अनुसंधान करना चाहता है, जैसे कि आप अगर नर्सिंग कर रही हैं तो नर्सिंग डिक्शनरी का उपयोग कर सकती हैं, ठीक। और उसके बाद अनुसंधानकर्ता जिस विषय में अनुसंधान करना चाहता हो उस विषय के विश्व ज्ञान कोश की सहायता से वह किसी अनुकूल समस्या को निर्धारित कर सकता है। जैसे कि यदि कोई अनुसंधानकर्ता शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना चाहता है तो वह शिक्षा के विश्व ज्ञान कोश की सहायता से समुचित समस्या का स्थापन कर सकता है। और वहीं पीवी यंग ने कहा कि विश्व ज्ञान कोश अनुसंधान समस्या के निर्धारण में केवल एक सहायक स्रोत के रूप में उपयोगी होता है। उसके बाद 7 है आपका संगत पुस्तकें। इसमें क्या होता है, जो अनुसंधान समस्याएं हैं उनको ढूंढने का एक सरल स्रोत संगत पुस्तक है। अनुसंधानकर्ता जिस विषय तथा जिस क्षेत्र में अनुसंधान करना चाहता है उससे संगत पुस्तकों का अध्ययन करता है और आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करता है और उन सूचनाओं के प्रकाश में वह समुचित समस्या को स्थापित कर लेता है। जैसे कि यदि कोई अनुसंधानकर्ता सर्जनात्मकता के क्षेत्र में अनुसंधान करना चाहता है तो वो सर्जनात्मकता पर लिखी गई जो पुस्तकें हैं उसका अध्ययन करता है। जैसा कि फर्स्ट ईयर में बाल विकास पढ़ा और फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस पढ़ा। जैसा कि यही आप देख लें, रिसर्च मेथडोलॉजी, अगर किसी टॉपिक पर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए अध्ययन करेंगे उस पुस्तक का।
पीवी यंग के अनुसार इन्होंने कहा कि समस्या की स्थापना के लिए पुस्तकालय स्रोतों में पाठ्य पुस्तकें एक महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं। नेक्स्ट है आपका विशेषज्ञ सुझाव। जी हाँ, विशेषज्ञ है उनके सुझाव सुझाव भी शोध में बहुत इंपॉर्टेंट है। नई दिशा में समझे समस्याओं को ढूंढ निकालने से संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों से बहुत सहायता मिलती है। उनके सुझाव तथा सलाह के प्रकाश में नए अनुसंधानकर्ता को समुचित समस्या को खोज निकालने में काफी सुविधा होती है। व्यवहारिक रूप में यह स्रोत शायद सबसे अधिक प्रचलित तथा सुलभ है। नया अनुसंधानकर्ता अपने निर्देशक के सुझाव के अनुकूल उचित समस्या का चयन करता है और उनके समाधान की अंतिम मंजिल तक पहुंचने का सफल प्रयास करता है। अपेक्षित क्षेत्र में देखते हैं, अपेक्षित क्षेत्र में क्या होता है, अनुसंधान समस्या के चयन का एक सरल स्रोत भी है यह। और जब जो जो अब तक अनुसंधानकर्ताओं की दृष्टि से ओझल नहीं हुआ है, ओझल हो रहा है। जिन क्षेत्रों में पहले से अधिक अनुसंधान हो चुके होते हैं, उस क्षेत्र में नई समस्या को ढूंढ निकालना कठिन कार्य है। जैसे कि कोई खोज हो चुकी है, मान लो जो कोविड-19 का वैक्सीन है उसकी खोज हो चुकी है। अगर उसके ऊपर आपको कोई रिसर्च करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसकी कमियों को जानना होगा, उसमें क्या कमियां हैं, उसी के ऊपर आप रिसर्च करेंगे उसे सुधारने के लिए। तो वही कहा जा रहा है इसमें कि जो हो गया रहता है, जो खोज हो जाती है उसमें समस्या को ढूंढने में बहुत कठिनाइयां होती हैं। तो आप सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, नियोजित निर्देशन कार्यक्रम। इसमें अनुसंधान समस्या को निर्धारित करने का एक उपयोगी स्रोत नियोजित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसंधान गोष्ठियों, वाद विवादों तथा सेमिनारों की गणना की जाती है और गुण आदि के अनुसार नए अनुसंधानकर्ताओं को चाहिए कि वे इस प्रकार के नियोजित शिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेकर संगत सूचनाएं प्राप्त करें तथा उन सूचनाओं के प्रकाश में नए दिशा में समुचित समस्या को खोजने का प्रयास करें। उसके बाद वर्तमान की आवश्यकताएं हैं। यह स्रोत ऐसे अनुसंधानकर्ताओं के लिए अधिक उपयोगी हैं जो जागरूक, दक्ष और दूरदर्शी होते हैं। ऐसे अनुसंधानकर्ता समय की नब्ज को पहचानते हैं, ये वर्तमान की आवश्यकताओं तथा मांगों को समझते हैं और उनके अनुकूल समस्याओं की खोज निकालते हैं। लेकिन यह स्रोत सभी स्तर के अनुसंधानकर्ताओं के लिए व्यवहारिक रूप से उपयोगी नहीं होता है। बटलर ने कहा कि बटलर है, इन्होंने कहा कि यह स्रोत बहुत योग्य अनुसंधानकर्ता के लिए अधिक उपयोगी होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पेशेवर लोग। जो पेशेवर लोग होते हैं इनके बारे में ये कहते हैं कि वर्तमान में जो अनुसंधान समस्या के स्थापन के लिए स्रोत सबसे अधिक प्रचलित तथा सुलभ है। ऐसे लोग अनुसंधान के क्षेत्र में अनुभवी होते हैं और उनकी मुट्ठी में अनेक समस्याएं बंद होती हैं। क्या होता है, उनकी मुट्ठी में अनेकों समस्याएं बंद होती हैं और उन्हीं समस्याओं को अतः नए अनुसंधानकर्ता अपनी रुचि तथा आवश्यकता अनुकूल अनुसंधान समस्या मुद्रा के बल पर प्राप्त कर लेते हैं। यह अनुसंधान की पहली मंजिल होती है, लेकिन इसी भांति वे मुद्रा की भी सहायता से अनुसंधान की अंतिम सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यह स्रोत वांछनीय नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुसंधान के लिए समुचित समस्या के चयन का निर्धारण या स्थापन के उपयुक्त कई आधार अथवा स्रोत हैं। यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि एक समय में एक से अधिक स्रोत किसी समस्या के चयन में सहायक हो सकते हैं। क्या बेटा, जो स्रोत है, अधिक स्रोत किसी समस्या के चयन में सहायक हो सकते हैं। उसके बाद आपका ऐतिहासिक शोध का स्वरूप आता है, जिसकी विशेषता देख लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आपके पेपर में भी आए, तो इसलिए आप पूरा रिवीजन जरूर करें। ठीक, जो ऐतिहासिक शोध है उसकी स्वरूप और विशेषताओं के बारे में। ऐतिहासिक शोध या ऐतिहासिक अनुसंधान की परिभाषा से विश्लेषण से इसके स्वरूप आवश्यकताओं के संबंध में निम्नलिखित बातें कही गई। फर्स्ट है आपका ऐतिहासिक शोध का संबंध अतीत से होता है। जी हाँ, अतीत से होता है। हमारा अतीत ही हमारा इतिहास कहलाता है ना।
और इसी प्रकार के शोध या अनुसंधान में जो अतीत की घटनाओं तथा तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, और ऐतिहासिक शोध में अतीत की घटनाओं तथा तथ्यों के स्रोतों का अध्ययन किया जाता है और स्रोतों की वैधता को भी निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार के शोध में अतीत की घटनाओं, सूचनाओं तथा तथ्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है तथा उनकी वैधता के प्रमाणों की व्याख्या की जाती है। और ऐतिहासिक शोध में और क्या होता है, इसमें होता है कि उद्देश्य वर्तमान की समस्याओं का समुचित समाधान करना होता है। इस प्रकार के शोध में वर्तमान की समस्याओं के समाधान में सुविधा होती है। ऐतिहासिक शोध वास्तव में अप्रयोगात्मक शोध है, क्योंकि यहाँ स्वतंत्र चर को परिचालित नहीं किया जाता, बल्कि उपस्थित घटना का अध्ययन ऐतिहासिक सूचनाओं के प्रकाश में किया जाता है। अतः यहाँ शोध कार्य आश्रित चर से स्वतंत्र चर की ओर होता है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो यहाँ अनुसंधान कार्य प्रभाव से कारण की ओर होता है। यहाँ यह स्मरण रखा जाना चाहिए कि प्रयोगात्मक शोध में स्वतंत्र चर या चरों को प्रचलित किया जाता है और इसी प्रकार अनुसंधान कारण से कार्य की ओर होता है। और डॉक्टर मोहसिन ने कहा कि ऐतिहासिक शोध तथा वैज्ञानिक शोध की तुलनात्मक व्याख्या करते हुए कहा कि ऐतिहासिक शोध में वैज्ञानिकता का अभाव होता है और का है आपका वैज्ञानिक शोध नियंत्रित वातावरण में होता है, लेकिन ऐतिहासिक शोध में नियंत्रण का अभाव होता है। और वैज्ञानिक जो शोध होता है समय या काल के बंधन में मुक्त होता है, लेकिन ऐतिहासिक शोध केवल अतीत तक ही सीमित होता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अवलोकन के गुण एवं दोष। तो आप ये अगर लॉन्ग में प्रश्न आ जाता है तो इसके अंतर्गत लिख देना, अगर शॉर्ट में आता है तो इतना ही लिखना, ठीक। अवलोकन के गुण एवं दोष। गुण है जैसे कि स्वाभाविक अध्ययन और उपयुक्त अध्ययन और गहन अध्ययन, पक्षपात रहित अध्ययन और निरीक्षक की सुविधा, वस्तुनिष्ठ अध्ययन, ठीक। दोष में है जैसे कि तटस्थता का अभाव, सीमित क्षेत्र, दलबंदी का खतरा, जो निरीक्षक हैं उनको कठिनाइयाँ, अवलोकनकर्ता के प्रति संदेश और व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव, ठीक। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। गृह विज्ञान में अनुसंधान के महत्व की चर्चा कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे पूरा देखना, ये पेपर में आपके जरूर आएगा, ठीक। क्योंकि ऐसे प्रश्न तीनों पेपर में देखने को मिला है, तो इसमें भी आपका ये जरूर आएगा। जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए शोध की बहुत आवश्यकता होती है। गृह विज्ञान चूंकि जीवन से सीधे तौर पर जुड़ा होता है, इसी कारण इसमें अनुसंधान का महत्व बहुत अधिक होता है। गृह विज्ञान में शोध की उपयोगिता निम्नलिखित बिंदुओं पर से स्पष्ट होती है। फर्स्ट, वैज्ञानिक अध्ययन व विश्लेषण, जैसा कि सामाजिक समस्याओं का समाधान कर उनके सही अध्ययन में निहित होता है। भारत में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा आदि की जो भाषण सामाजिक समस्याएं हैं उनका अध्ययन अब तक एकांकी दृष्टिकोण से होता रहा है। सभी ने अपने अपने समस्या समूल नष्ट नहीं होने देते। उसके बाद अनुसंधान सत्य का अन्वेषण करता है, प्रमाण उसकी मान्यता है, वैश्विकता उसका आधार है और वह वास्तविकता की खोज करता है। उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान विश्वसनीय अनुमानित है, जो विश्वसनीय है अनुमानित नहीं है। इसीलिए आज आवश्यकता है कि जनजीवन के लिए सही और विश्वसनीय अध्ययन की खोज की जाए और वो अध्ययन गृह विज्ञान में जो अनुसंधान के माध्यम से ही संभव हो सका है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक नियंत्रण में सहायक। प्रत्येक समाज गतिशील है। भारतवर्ष में प्रत्येक क्षेत्र में अत्यधिक परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है। आप सब देखते हैं कि हर एक क्षेत्र में परिवर्तन होता रहता है, चेंजिंग होती रहती है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तित परिस्थितियां समाज के व्यवस्थित संबंधों में असंतुलन पैदा होना स्वाभाविक है। परिवर्तन की दिशा और परिणामों का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण भारत में मानव व्यवहार आकस्मिक तथा अव्यवस्थित ढंग से निर्देशित होता है। फलस्वरूप मानव व्यक्तित्व में असाधारण प्रवृत्तियां विकसित हो जाती हैं। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा सामाजिक दशाओं में सामाजिक क्रियाओं तथा उनको फल का ज्ञान हो सकता है और इस प्रकार देश में विघटनकारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखा जा सकता है।
भविष्य का अनुमान होने से गृह विज्ञान में क्या होता है? अनुसंधान के द्वारा व्यक्ति तथा समूह पर नियंत्रण रखा जा सकता है तथा मानव व्यवहार को रचनात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। सामाजिक प्रगति में सहायक ज्ञान समाज की प्रगति का प्रथम लक्षण है। अनुसंधान के द्वारा विकसित तथा जो विकसित और अविकसित अवस्थाओं, उनके कारणों तथा प्रभावक तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन करने से इच्छित विकास, अच्छाई की दिशा में परिवर्तन या प्रगति की दिशा निश्चित की जा सकती है। इस दिशा के अभाव में विकास क्रम भी निश्चित नहीं किए जा सकते। अतः सामुदायिक जीवन से संबंधित तथ्यों का सही ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है और यह ज्ञान गृह विज्ञान में अनुसंधान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अनुसंधान ही प्रगति तक ले जाने में समर्थ है। ठीक। समाज कल्याण में सहायक गृह विज्ञान में अनुसंधान के माध्यम से समाज कल्याण कार्य को वैज्ञानिक स्तर पर आयोजित किया जा सकता है। अपने देश भारत में जो व्याप्त सांप्रदायिक, आर्थिक, जातिगत है तथा सामाजिक कुरीतियाँ हैं व कठिनाइयाँ हैं, उनका अध्ययन करने में के उपरांत ही कल्याण की दिशा में सफलतापूर्वक बढ़ा जा सकता है। नई समाज व्यवस्था में भारतीय प्रशासन में नीचे से नियोजन को इसलिए महत्व दिया जाता रहा है कि अतः देश की जो मौलिक इकाइयाँ अर्थात ग्रामीण बस्तियाँ हैं, उनकी जो सामाजिक दशाओं का अध्ययन करके वैज्ञानिक आधार पर कल्याणकारी नियोजन की आवश्यकता होती है। व्यवहारिक उपयोगिता भौतिक अनुसंधान के बाद गृह विज्ञान में भी अनुसंधान के भी अनेक व्यवहारिक लाभ हैं, जैसे सभ्यता के साधनों का उपयोग सामाजिक अनुसंधान के आधार पर विकसित सामाजिक संबंधों में ही निहित है। व्यापारी, व्यवसायी, राजनीतिक दल, किसान, मजदूर, डॉक्टर, इंजीनियर आज सामाजिक व्यवहार और दशाओं का सही ज्ञान प्राप्त करके ही भौतिक साधनों को सामूहिक हित में प्रयोग कर सकते हैं। विज्ञान के द्वारा निर्मित बड़े बड़े प्रलयकार, शास्त्रास्त्र तथा अन्य भीमकाय मशीनें जब तक मनुष्य के विवेकपूर्ण नियंत्रण है और जो विवेकपूर्ण नियंत्रण में रहते हैं, तभी तक इसे इच्छित या सामाजिक लाभ उठाया जा सकता है। यदि मानव संबंधों को तिरस्कृत करके मानव व्यवहार और सामाजिक दशाओं की अपेक्षा करके इन भौतिक साधनों का उपयोग किया जाएगा तो मानव व्यवहार त्राहि त्राहि कर उठेगा। अज्ञानता की समाप्ति प्रत्येक समाज में सामाजिक समस्याओं के समुचित निदान के मार्ग में जो जनसाधारण में उनके प्रति बनी हुई अज्ञानता है, गृह विज्ञान में अनुसंधान किसी भी सामाजिक घटना, विषय या समस्या के बारे में समस्त अंधकार को दूर कर देता है और वास्तविक तथ्यों को प्रकाश में लाता है। आज भारत में महंगाई, उपभोक्ता की समस्या आदि के अनावश्यक संघर्ष अज्ञानता के कारण और अधिक भयंकर व संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देने वाले साबित हो रहे हैं और इसी प्रकार उनके उचित समाधान में अज्ञानता ही मुख्य बाधा होती है। इसलिए स्पष्ट है कि समस्याओं का समाधान अज्ञानता की उपस्थिति में संभव नहीं हो सकता और सच में देखा जाए तो जो अज्ञान व्यक्ति होता है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। सच तो यह है कि भारत में सामान्य जनता को अज्ञानता के अंधकूप से निकालकर वास्तविक प्रकाश में लाने का काम अनुसंधान के मार्ग में से ही होता है। नवीन विचारों का उद्देश्य, जैसे गृह विज्ञान में अनुसंधान अंधकार से प्रकाश की जो प्रकाश है उसकी ओर जाने का मार्ग है। प्रकाश व ज्ञान है। इसी मार्ग के दौरान अनेक जीवन तथ्यों का पता लगता है जो चिंतन व मनन की नवीन प्रणालियों को विकसित करने को प्रेरित करते हैं। इतना ही नहीं, चिंतन व मनन की वे नवीन प्रणालियां सामाजिक पुनर्निर्माण के नवीन आधारों को प्रस्तुत करती हैं। इसी प्रकार स्पष्ट है कि मानव मस्तिष्क में निर्माणकारी शक्ति जागृत करने में गृह विज्ञान में जो अनुसंधान का बहुत महत्व है। इसी दृष्टि से प्रत्येक अल्प विकसित देश है, गृह विज्ञान में अनुसंधान की आवश्यकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अंधविश्वास की समाप्ति में जैसे समाज की अंधविश्वास समस्याएं अंधविश्वास से विकसित होती हैं। अपने देश भारत में रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वास प्रमुख रूप से विद्यमान है। अनुसंधान विवेक, प्रमाण तथा वास्तविकता को प्रोत्साहन देता है जो रूढ़िवादिता व अंधविश्वासों के प्रतिकूल होते हैं। अतः अधिक से अधिक क्षेत्रों में अनुसंधान रूढ़िवादी धारणाओं और समस्याओं को नष्ट करने में पर्याप्त सहायक साबित हो सकता है। कुछ भी हो, गृह विज्ञान में अनुसंधान अंधविश्वासों को दूर कर सकता है
नेक्स्ट है आपका सामाजिक घटनाओं का निष्पक्ष विश्लेषण। गृह विज्ञान के द्वारा अनुसंधान में किसी भी जो सामाजिक घटना है या समस्या है उसका अध्ययन व विश्लेषण भावना, विचार, उचित अनुचित के मूल्यों, आशा, विश्वासों, आकांक्षाओं आदि से प्रभावित हुए बिना किया जाता है। इस प्रकार के निष्पक्ष अध्ययनों व विश्लेषणों से जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनके आधार पर अनेक प्रचलित मान्यताओं, विश्वासों और धारणाओं में परिवर्तन आता है। उदाहरण जैसे महंगाई संबंधी अनुसंधान कार्य में गृहिणी को बचत के मार्ग बताए जाते हैं। महान व्यवहारिक सफलताएं जैसे एक समय तथा जबकि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक यह दावा करते थे कि केवल प्राकृतिक घटनाओं का ही वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन कालांतर में जैसे जैसे विद्वानों में घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने में रुचि बढ़ी, वैसे वैसे घर से जुड़ी घटनाओं का भी वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाने लगा और धीरे धीरे ऐसे विज्ञान का विकास हुआ जिसका प्रमुख उद्देश्य गृह विज्ञान और उसमें अंतर्निहित घटनाओं, प्रक्रियाओं आदि का अध्ययन करना था। इसी विज्ञान का नाम गृह विज्ञान है। इसी विज्ञान में समाज व घर से जुड़ी घटनाओं के बारे में वास्तविक व निजी योग्य ज्ञान करने में अनेक महान व्यवहारिक सफलताएं प्राप्त की गईं। इस प्रकार गृह विज्ञान अनुसंधान बढ़ती हुई प्रौद्योगिक तथा भौतिक सफलता को उचित व रचनात्मक रूप से प्रयोग करने की प्रेरणा देता है। बच्चों, आप सब वीडियो तो देखते हैं, साथ में आप सब जैसे कोई वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं आप वो घर में, तो वीडियो को चला दें, उसके बाद आप सुनते रहें, जैसे गाने सुनते हैं आप सुनते रहें। इससे क्या होगा, आपको बहुत आसानी से कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट आ जाएंगे जो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और आप पेपर के टाइम बहुत अच्छा नंबर स्कोर करेंगे, बहुत अच्छे से लिख भी सकेंगे। एक बार दो बार रिवीजन करने से वो प्रश्न बहुत आसानी से आपके मस्तिष्क में बैठ जाता है। ठीक, तो आप सब रिवीजन जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।